मैं दिवाकर वर्मा आप सबका फिर से स्वागत करता हूं YouTube चैनल प्रगति एकेडमी के। तो प्रगति एकेडमी के YouTube चैनल पर आप पहले हमने अभी जस्ट पहले देखा कि मौलिक अधिकार के संबंध में हमने नैतिक बौद्धिक आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है इस पर बात की। अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है, इसकी बात की। वाद योग्य है प्रवर्तनीय यानी इनके उल्लंघन पर न्यायालय जाया जा सकता है, इसकी बात की। सरकार पर नकारात्मक बाध्यता यानी सरकार मौलिक अधिकारों को मानने के लिए बाध्य है और युक्त निर्बंधन के संबंध में हमने बात की थी। साथ में अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 13 संविधान बनने से पूर्व और संविधान बनने के बाद यानी संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर यदि वो कानून भाग 3 के अनुरूप नहीं है तो उन्हें शून्य घोषित करने की बात कही गई। और साथ में 2 सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत और पृथकीकरण का सिद्धांत की बात की गई। आच्छादन के सिद्धांत में भिखाजी नारायण वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य 1955 के केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यदि कोई पूर्व का कानून है और वो अच्छा कानून है लेकिन भाग 3 के अनुरूप नहीं बैठ रहा है तो कुछ समय के लिए वह छाया ले लेगा। जैसे भाग 3 पर ग्रहण लगा देगा वो वाला कानून, अच्छा कानून यानी पूर्व का जो कानून भाग 3 पर ग्रहण लगा देगा, ठीक है। और जब वो जिस केस के माध्यम से वो हट जाएगा तुरंत वो हट जाएगा और भाग 3 फिर से पूरी तरह से सामने आ जाएगा, ये बात कही गई। और पृथकीकरण के सिद्धांत के माध्यम से ये कहा गया कि वो कानून अगर किसी कानून को कि कुछ प्रावधान को शून्य घोषित कर दिया जाता है और उसके बाद जो शेष कानून बचता है तो उसको सेपरेटली ये माना जाएगा कि ये कानून अच्छा कानून है और इसको अप्लाई माना जाएगा। इसमें पृथकीकरण के सिद्धांत की बात कर दी गई, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने समता के अधिकार की बात की और 14-18 यानी विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधियों के समान संरक्षण की बात की गई। 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश के आधार पर राज्य किसी के साथ भेद नहीं करेगा, इसकी बात की गई। 16 में लोक निजी सरकारी नौकरी के संबंध में राज्य किसी के साथ भेद नहीं करेगा, इसकी बात की गई। 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत की बात की गई और 18 में उपाधियों का अंत की बात की गई। शिक्षा और सैन्य को छोड़कर सभी प्रकार की उपाधियों सम्मान को कोई भी व्यक्ति अपने नाम के पहले या बाद में उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं लिख सकता, लेकिन शिक्षा से जुड़ा कोई अगर उपाधि उसको मिली जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, इस प्रकार से तो वो अपने नाम के आगे या पीछे उसको लिख सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 to 22 अनुच्छेद 19 से 20 तक में स्वतंत्रता के अधिकार की बात कही गई। क्या बातें कही गई? देखिए, अनुच्छेद 19 बहुत महत्वपूर्ण विषय, अभी आपको एक चीज देखने को मिलेगी। वाक मतलब बोलना और अभिव्यक्ति अब एक्सप्रेशन, अपने एक्सप्रेशन हाव भाव से किसी भी चीज को व्यक्त करना। भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 में बोलने और अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता की बात कही गई, यानी कि हम अपनी बात बोल सकते हैं। और साथ में ये भी है कि भारत के संविधान में वाक शब्द के अंदर सिर्फ अपनी ही बात कहने का अधिकार नहीं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर सिर्फ अपनी बात को, मैं किसी दूसरे की बात को भी कह सकता हूं, भारत के संविधान में मीडिया के जो अधिकार हैं वो यही बोलने के अधिकार से ही लिए गए हैं। अलग से कोई बात मीडिया के संबंध में नहीं कही गई कि जो बात की है कि अपने नहीं अब दूसरों की भी बात कहने का अधिकार जो हमें वाक शब्द के अंतर्गत मिलता है वो यहाँ से यानी हम अपनी भी बात बोल सकते हैं और किसी अन्य की भी बात बोल सकते हैं। और अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन के माध्यम से लोग कविता के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, गीतों के माध्यम से अन्य कई जितने भी प्रकार के अभिव्यक्ति के संसाधन हैं, शैलियां हैं, उस सभी शैलियों में भी हम अपने भावों को व्यक्त करने का अधिकार रखते हैं, ठीक। तो एक बात होगी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरी बात कही गई संघ, भाग 19 में तीसरी बात कही गई है संघ, यानी कि कोई भी व्यक्ति कई व्यक्तियों के समूह के साथ मिलकर एक संगठन या संस्था का निर्माण करने का उसको अधिकार यानी संघ बनाने का अधिकार। तीसरी बात कही गई, चौथी बात निरायुध सम्मेलन का मतलब है आप बिना हथियार के किसी भी सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं, ठीक। सिंपल इतना ही है बस। न्यायालय सम्मेलन का मतलब आप बिना हथियार के किसी भी सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं। बसने का मतलब आप भारत में कहीं भी बस सकते हैं, बस सकते हैं।
ठीक, और कमाने, यानी अब और भारत में आप कहीं भी कमा खा सकते हैं, ये बात कही। यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली बात है युक्त युक्त निर्बंधन की, युक्त युक्त निर्बंधनी रोक। बोलने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की आलोचना करने का, उसको गाली देने का या उसका अपमान करने का अधिकार नहीं मिलता है। ठीक, आपको बोलने का अधिकार है, पर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को का हनन करने का अधिकार नहीं। लेकिन युक्त युक्त निर्बंधन, उचित कारणों से इस पर रोक लगाई जा सकती है, इसकी बात कही गई। ठीक, तो ये उचित कारण है कि आप किसी व्यक्ति को अपमानित करें, ये उचित कारण बनता है। उस ऐसी बातों बोलने पर रोक लगी हुई। ठीक है, तो युक्त युक्त निर्बंधन में तो ऐसे है कि अनुच्छेद 19 ये है। इसी के साथ एक चीज और है, इमरजेंसी जब लगती है, ठीक, युद्ध की स्थिति हो गई है, वायु आक्रमण की स्थिति हो गई, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो गई, तो उन सभी स्थितियों में देखा जाता है कि अनुच्छेद 19 या बाकी अनुच्छेद जो आपको यहां दिख रहे हैं, ठीक, ये सभी हटा देना, यानी किसी भी व्यक्ति के ये अधिकार स्थगित हो जाते हैं जब तक वो इमरजेंसी लगी हुई है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 19 युद्ध और बाह्य आक्रमण, ठीक, युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में तुरंत स्थगित हो जाता है, यानी युक्त निर्बंधन लग जाता है। लेकिन सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 19 जो है ये स्थगित नहीं होता। इमरजेंसी वाला जब सेक्शन पढ़ेंगे तब हम उसको और बारीकी से पढ़ेंगे कि आखिर ये बात क्या है। ठीक, अनुच्छेद 19 जो है स्थगित हो जाता है और केवल सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 19 स्थगित नहीं होता है। और गौर करने वाली बात है, अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी स्थगित नहीं होते, यानी इन पर युक्त युक्त निर्बंधन का रोक नहीं लगाई जा सकती। ये अनुच्छेद 20 और 21 हमेशा पावरफुल रहते हैं, कोई भी स्थिति भारत में हो। इसके अलावा बाकी सभी प्रावधानों को राष्ट्रपति जी चाहे तो स्थगित कर सकते हैं, और जब इमरजेंसी हटेगी तो ये सभी अधिकार लोगों के फिर से जीवित हो जाएंगे। तो उचित कारणों से इन पर निर्बंधन लगाया जा सकता है, यानी मौलिक अधिकार सभी व्यक्ति को प्राप्त है, लेकिन उचित कारणों से इन पर रोक लगाया जा सकता है। चलिए अगला अनुच्छेद देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि से संरक्षण की बात करता है, और 3 बातें इसमें दे रखी। भूतलक्षी का क्या मतलब है? भूत मतलब वही भूतकाल वाला भूत, और लक्षी का मतलब उस समय से। यदि कोई व्यक्ति है उसने 15 जून को कोई अपराध किया, ठीक, लेकिन 15 जून को जो उसने कार्य किया वो अपराध नहीं था, और संसद ने 20 जून को कानून बनाया, लॉ बनाया, ठीक, और ये जो कार्य था इसने अपराध बना दिया। ठीक, ये जो कार्य था जो किसी व्यक्ति ने किया था, एक्स ने किया था, ठीक, कार्य, ठीक, 20 जून को अपराध बना दिया। तो इस एक्स को 15 जून को किए गए कार्य के लिए सजा नहीं दी जा सकती। ये कार्य अगर वो 21 जून को करता तब तो वो अपराधी माना जाता, तब वो अपराध की श्रेणी में आता। लेकिन 15 जून को जब वो कोई कार्य अपराध नहीं था, ठीक है, तो यह व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा विधि नहीं, और भारत क्या है, विधि का शासन। जो विधि कहता है वही केवल किसी व्यक्ति को तभी दंडित किया जा सकता है जब उसने विधि का उल्लंघन किया हो। और 15 जून को तो ये जो कार्य इसने किया वो अपराध था ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। वो 20 जून को अपराध की श्रेणी में आया, ठीक। तो कहने का क्या मतलब है, भूतलक्षी, कि किसी भी व्यक्ति को कानून को पीछे से लागू करके दंडित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य के लिए तो पीछे पूर्व के समय से कानून को लागू करके उसको अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता।
एक बात आप समझ। दूसरी बात क्या कह रखी है, द्वैध दंडादेश। द्वैध मतलब जैसे ना डबल, द्वैध मतलब डबल, डुअल। एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। द्वैध दंडादेश यानी एक ही व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। ये हो गया द्वैध दंडादेश। फिर लिखा स्वयं के विरुद्ध साक्षी। स्वयं के विरुद्ध साक्षी यानी किसी भी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, जो गिरफ्तार किया गया है या नहीं भी किया गया हो, पर उसमें किसी न किसी प्रकार के अपराध का दोष लगा हो, किसी न किसी प्रकार के अपराध का दोष लगा हो, तो उस व्यक्ति को ये नहीं कहा जा सकता कि आप खुद सिद्ध करें कि आप दोषी है या नहीं। ठीक, ये पुलिस का काम है उस व्यक्ति को दोषी सिद्ध करना। पुलिस का काम है उस व्यक्ति को दोषी सिद्ध करना। उस व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जा सकता कि खुद ही अपने खिलाफ कोई साक्ष्य या सबूत पेश करे कि वो दोषी। ये बात आप समझ गए कि दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण दे रखा है भूत रक्षित यानी कार्य की पूर्व की तिथियों से लागू करके किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता, एक ही कार्य के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, और वो खुद के प्रति ही कोई साक्ष्य उपस्थित करने के लिए भी उसके नहीं कहा जा सकता। ये संरक्षण हमें अनुच्छेद 20 के माध्यम से प्राप्त है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की है। स्वतंत्रता का अधिकार तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है ये बहुत विस्तृत है, बहुत मतलब आप एक ये बात समझ लीजिए, एक व्यक्ति होने के नाते आपको जितने भी अधिकारों की आवश्यकता है वो सभी अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाता है। खाने का, सोने का, पढ़ने का, ठीक है, स्वच्छ जल का, पोषण युक्त भोजन का, टहलने का, व्यायाम का, मतलब हर एक चीज, इंटरनेट का, पर राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, ठीक है, तो जाने का, चलने का, ये सब जो अधिकार है एक व्यक्ति को व्यक्ति होने के लिए जो अधिकार चाहिए उसके जीवन जीने के लिए, उसके विकास के लिए जितने भी चीजों की आवश्यकता वो सभी चीजें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाती है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, फिर देखा अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार। ठीक, इसके माध्यम से क्या किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में दे दिया गया। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में दे दिया गया। कोई भी बच्चा 6 से 14 वर्ष के बीच में राज्य की जिम्मेदारी है कि वह उसको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। ठीक, ये उनको मौलिक अधिकार बच्चों को प्राप्त हो गया। फिर आई 22 में दे रखा है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, इस प्रावधान में क्या दे रखा है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी, यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य या किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है या निरोध मतलब उसको बंद करके रखा जाता है, चाहे जेल में या फिर उसके घर में या नजर बंद करने जैसी स्थिति, उन सब स्थितियों की बात कही गई है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो यात्रा के समय को छोड़कर, यानी कहां से, थाने से न्यायालय तक जाने में जो समय लगेगा उस समय को छोड़ दिया जाए। ठीक, या उससे घर से जो उसको थाने लेके जाया गया है, ठीक, उस समय को छोड़ दिया जाए तो 24 घंटे के भीतर उसको किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना आवश्यक है। ठीक है, किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया गया है तो यात्रा यानी जितना समय उसको आने जाने में लगा, ठीक, उसको छोड़कर 24 घंटे के भीतर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना आवश्यक है। और मजिस्ट्रेट यह निर्धारित करेंगे कि अब इस व्यक्ति को जेल में या निरोध में रखना है या नहीं। ठीक, अगर मजिस्ट्रेट हाँ बोलते हैं तो उस व्यक्ति को पुनः जेल भेज दिया जाएगा, अन्यथा उसे छोड़ना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात क्या कही गई है कि उस व्यक्ति को अपने इच्छानुसार किसी भी वकील से अपने संबंध में सलाह लेने का अधिकार है। ठीक, उस व्यक्ति को अपने वकील से बात करके किसी भी व्यक्ति जिसे वो चाहे विधि व्यवसायी से बात करने का अधिकार है, साथ ही अपने परिजनों को सूचित करने का भी उसको अधिकार है कि ऐसे नहीं पकड़ के उठा ले गए ना, उसके परिजनों को भी सूचित करने का अधिकार है। ठीक है, और व्यक्ति को गिरफ्तार होने का कारण भी बताना जरूरी है। ठीक, तो ये बात यहां पर की गई है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात की गई कि अगर किसी व्यक्ति को
गिरफ्तार किया जाता है तो उसको उसका कारण बताना होगा और वो विधि व्यवसायी जिससे वो चाहे उससे वो बात कर सकता है। यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इन सबकी बातों की चर्चा अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण के प्रावधान के अंतर्गत की। अगले अधिकार की बात करें, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। क्या दो ही अनुच्छेद 23 और 24। 23 और 24। 23 में क्या है, शब्द पर जाइए तुरंत समझ में आ जाएगा। मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार। देखिए मानव, ठीक, मानव दुर्व्यापार। यहां पर कहने का मतलब है कि मानव के शरीर को वस्तु नहीं समझा जाएगा, मानव के शरीर को वस्तु नहीं समझा जाएगा और व्यापार की नहीं किया जाएगा उसके शरीर का, उसके शरीर का व्यापार नहीं किया जाएगा। मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब हो गया कि किसी भी व्यक्ति को बिना पैसा दिए जबरन काम करवाना, बेगारी जिसको बोलते हैं, उसकी बात की गई कि किसी भी व्यक्ति को बिना पैसा दिए जबरन काम करवाना, बेगारी जिसको बोलते हैं, उसका प्रतिषेध है। यानी मानव शरीर को व्यापार का प्रतिषेध है और बलात्कार, बिना पैसा दिए जबरन किसी व्यक्ति से काम कराने पर भी रोक अनुच्छेद 23 के माध्यम से लगाया गया है, ठीक। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध है। कौन से बालकों का? 14 साल से कम, कि 14 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको कारखानों में काम करने पर रोक लगा दी गई, ठीक, उनको कारखानों में काम करने पर रोक लगा। यहाँ पे कारखानों का मतलब सिर्फ कारखाने नहीं है, सभी प्रकार के व्यवसायिक कार्य, होटल हो गए, ये सब, इन सभी पर रोक लगाई गई। देखिए यहाँ पर देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य के लिए निःशुल्क शिक्षा के लिए बात कही गई है और यहाँ पर 14 वर्ष तक के बालकों को कारखानों और सब में काम करने के लिए प्रतिषेध, रोक लगाई गई है अनुच्छेद 24 में। ये दो अनुच्छेद यहाँ पर थे और कुछ खास इसमें बड़ी बात नहीं, बस इसको ऐसे ही समझ लीजिए जैसे मैंने आपको बताया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई। धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई। शब्द देखिए, अंतःकरण से मानना, अंतःकरण से मानना, ठीक। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता भारत में सभी व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अधीन सभी व्यक्तियों को व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त है, यानी हर एक व्यक्ति अपने अंतः, अपने मन में से जिस भी धर्म को चाहे उस धर्म को मान सकता है, ठीक, उसको यह अधिकार है। उसका आचरण कर सकता है, यानी जैसा धर्म, जिस धर्म को वो मान रहा है उसमें जो भी रीति रिवाज है उसका आचरण कर सकता है, उसका व्यवहार कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक। यह अधिकार अनुच्छेद 25 के माध्यम से उसको प्राप्त है और साथ में अनुच्छेद 25 के माध्यम से जो अधिकार प्राप्त है उसमें किसी अन्य धर्म पर आरोप, उसकी बुराई, उसकी आलोचना करने का अधिकार उसको नहीं प्राप्त। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो युक्त निर्बंधन जो मौलिक अधिकारों को प्राप्त है अनुच्छेद 25 कि उस व्यक्ति के अधिकारों को, उस पर रोक लगाई जा सकती है, यानी उस व्यक्ति को रोका जा सकता है कि आप अपने धर्म के प्रचार करने के लिए किसी अन्य धर्म की आलोचना नहीं कर सकते, उसकी बुराई नहीं कर सकते, ठीक। युक्त निर्बंधन यहाँ पे तब लागू होता है जब यह व्यक्ति अपने अंतःकरण से जिस धर्म को मानता है उसके प्रचार प्रसार करता है लेकिन किसी अन्य धर्म की बुराई करता है तब, ठीक। अनुच्छेद 25 नहीं, आप जिस धर्म को मानते हैं उसको अपने मन से मानिए। अनुच्छेद 25 आपको भारत के संविधान के भाग 3 के अधीन अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, शब्द लिखा हुआ है, धार्मिक कार्यों पर कुछ इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा। अनुच्छेद 26 में ये धार्मिक कार्यों पर आप ट्रस्ट खोल सकते हैं, आप ट्रस्ट वगैरह खोल सकते हैं और अपने धर्म से जुड़े कार्यों का भी प्रबंधन यहाँ से कर सकते हैं। ये अधिकार आपको अनुच्छेद 26 के माध्यम से दे रखा है, ठीक। ये बात समझ गया, ठीक। 27 में धार्मिक कार्य पर प्रतिबंध है। धार्मिक कार्य पर प्रतिबंध का मतलब हो गया कोई भी संस्था जो धार्मिक कार्यों से जुड़ी है, धार्मिक प्रबंधन से जुड़ी है, किसी भी व्यक्ति से धर्म के आधार पर कर की उगाही नहीं कर सकती, ठीक। हम दान देते हैं, ये हमारी इच्छा, हम 5 रुपया दे, 5 लाख रुपया दे, 5 करोड़ रुपया दे, ये हमारी इच्छा, लेकिन कोई धार्मिक प्रबंधन करने वाली संस्था ये हमसे कर की उगाही नहीं कर सकती, या राज्य हमसे ये नहीं कह सकता कि हम इस धर्म के नाम पर आपको ये पैसा या
संपत्ति या जो भी है वो देना है। ठीक, ऐसा करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा। आप अंतःकरण से अपने धर्म को मानते हैं, अंतःकरण से जो लोग दान अनुदान करते हैं वो अलग चीज है, लेकिन कर की उगाही धार्मिक कार्यों के लिए नहीं की जा सकती। ठीक, अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की बात की गई। कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की बात कही गई। यहाँ पे 3 बातें दे रखी। पहली बात कि राज्य पैसा देता है स्कूल चलाने के लिए, राज्य पैसा देता है स्कूल चलाने के, यानी सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध है। कोई भी सरकारी स्कूल धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। ठीक, या फिर सरकार द्वारा जो पोषित नहीं, उनको जो सरकार द्वारा जिनको पैसा दिया जाता है, ऐसे स्कूल भी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। दूसरी बात कही गई है कि ऐसे शिक्षण संस्थान, ऐसे स्कूल, ऐसे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जो धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से ही स्थापित किए गए हैं और राज्य द्वारा पोषित हैं, वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। परंतु वह व्यक्ति जो धार्मिक शिक्षा लेना चाहता है, यदि वह 18 वर्ष से कम उम्र का है, तो उसके माता पिता अभिभावक इस संबंध में सहमति जताएंगे, और यदि वह व्यक्ति 18 वर्ष उम्र से अधिक का है तो स्वयं की इच्छा से भी धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा प्रकट कर सकता है और वैसे व्यवहार कर सकता है। तो बात समझ लें कि ऐसे शिक्षा संस्थान जो राज्य द्वारा पोषित हैं, वहां पर धार्मिक शिक्षा पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध है। परंतु धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से खोले गए संस्थानों में और राज्य द्वारा कुछ हद तक अल्प पोषित संस्थानों में, या फिर धर्म की शिक्षा के लिए ही खोले गए संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। कब? जब व्यक्ति जो ग्रहण करना चाहता है धार्मिक शिक्षा, अगर वो बड़ा है, 18 वर्ष से अधिक उम्र का है, तो स्वयं की इच्छा से, अगर उससे कम की उम्र का है तो अपने अभिभावकों, अपने माता पिता, अपने बड़ों की सहमति से वो धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ठीक, हमने देखा। आइए अगले बात है संस्कृति और शिक्षण की बात। यहां पर कहा गया अल्पसंख्यक 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी ऐसे वर्ग जिनकी जनसंख्या भारत में कम है, ऐसे वर्ग के हितों के संरक्षण की बात कही गई है कि उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति, इसका संरक्षण हो सके। वैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अल्पसंख्यक में केवल मुस्लिम ही नहीं आते, अन्य धर्म भी आते हैं जिनके सदस्यों यानी जिनकी जनसंख्या कम है, वो भी अपने भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण कर सकते। जैसे बौद्ध लोग हो गए, बौद्ध धर्म हो गया, बहुत ही कम, 1% से भी कम लोग हैं, तो वो अपनी भाषा, पाली, उसकी लिपि और अपनी संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार रखते हैं। ठीक, तो यही बात है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सभी धर्म या इसी के साथ अनुसूचित जनजाति भी है, अनुसूचित जनजाति, उनकी भी संरक्षण की बात आप यहीं से उसको टैकल कर सकते हैं कि वो जनसंख्या में कम है, अल्पसंख्यकों की स्थिति में है, तो उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति जो बहुत अलग होती है, उसके भी संरक्षण की बात यहाँ पर कही गई। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन। स्पष्ट है कि इस भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण के लिए अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन को भी कर सकता है। ठीक, तो समझ गए होंगे शिक्षा और संस्कृति और शिक्षा संरक्षण के जो प्रावधान 29 और 30 दे रखे हैं क्या। इसके बाद अनुच्छेद 31 की बात करते हैं। मैं यहाँ पे लिखा है निरसित, मतलब इसको हटा दिया गया। कहां से? 31 नंबर के प्रावधान से इसको हटा दिया गया है। इसको पूछिए, 31 नंबर के प्रावधान से इसको हटा दिया गया है। कब? 44वां संविधान अधिनियम 1978 के माध्यम से अब 300 का बन गया संपत्ति का अधिकार, और ये कहा गया 300 का बन गया संपत्ति का अधिकार, और ये कहा गया कि संसद विधि द्वारा जो तय करेगी उसी के हिसाब से सरकार संपत्ति का अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल था, पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से इसको हटा दिया गया।
हटा दिया गया। ठीक, आइए 31 हमने देखा। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अभी हम लोग ने यहाँ पर देखा बाध्य योग्य है और प्रवर्तनीय। बाध्य योग्य है, प्रवर्तनीय मतलब क्या है कि ऐसे मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में अनुच्छेद 32 के माध्यम से, अनुच्छेद 32 के माध्यम से हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं यदि मौलिक अधिकारों का हमारे हनन हुआ। और सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिटों में से कोई एक जारी करेगा, कोई एक जारी करेगा। क्या है 5 प्रकार के रिट? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रेक्षण। ये 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है। क्या है ये 5 प्रकार? बंदी प्रत्यक्षीकरण, आप शब्द को देखिए अपने आप में। एक है देखिए बंदी यानी कोई व्यक्ति बंद है, प्रत्यक्षीकरण यानी प्रत्यक्ष करो, इस जो व्यक्ति बंदी है उसको प्रत्यक्ष करो। ठीक, इसका मतलब हो गया कि सशरीर न्यायालय के सामने उपस्थित करना। यदि किसी व्यक्ति को, जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना, ये गिरफ्तारी और विरोध के संबंध में संरक्षण की यात्रा की तारीख को समय को छोड़कर, यात्रा के समय को छोड़कर व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना आवश्यक है। तो यदि किसी व्यक्ति को इस समय 24 घंटे के भीतर अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं किया गया तो उसके मौलिक अधिकार का हनन हो गया। और यदि उसकी तरफ से किसी ने यह दावा को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया तो न्यायालय ये रिट जारी करेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, बंदी बनाया गया है, उस व्यक्ति को हमारे सामने सशरीर उपस्थित कीजिए। बंदी को सशरीर हमारे सामने प्रत्यक्ष उपस्थित कीजिए, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, हेबियस कॉर्पस। दूसरी बात कहेगी परमादेश, दूसरी बात कहेगी परमादेश में नाम ही देखिए परमादेश है। ठीक, बहुत बड़ा आदेश। ठीक, यहाँ पर ये जो परमादेश है ये तब जारी करता है सुप्रीम कोर्ट जब कोई अधिकारी ठीक, न्याय कोई भी अधिकारी, डीएम हो, एसपी हो, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो, देश के स्तर पर हो, ठीक है, और न्यायालय के प्रशासनिक कार्य, न्यायिक कार्य नहीं, न्यायालय के प्रशासनिक कार्य भी इसमें शामिल है। न्यायालय के प्रशासनिक कार्य भी, यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, उसकी सुनवाई नहीं होती और वह न्यायालय के पास जाता है तो न्यायालय परमादेश देता है कि निम्नलिखित या XYZ व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, ये लीजिए परमादेश और उसके कार्य को निपटान कीजिए। बड़ा खतरनाक आदेश माना जाता है। 2 बातें देखिए, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण, ये दोनों ही बातें सिर्फ और सिर्फ न्यायालय के संबंध में। हमने देखा बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या, जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया उसको शासन में उपस्थित किया जाए। परमादेश का मतलब में है क्या कि जब कोई व्यक्ति कोई लोक सेवक या लोक कार्य करने वाला सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहा है तो जिस व्यक्ति के अधिकार का हनन होता है वो न्यायालय जाएगा। न्यायालय के माध्यम से परमादेश रिट जारी की जाएगी ताकि उस कार्य को किया जा सके। तो इसमें सभी प्रकार के लोक अधिकारी शामिल हैं और साथ में न्यायालय के प्रशासनिक कार्य के संबंध में भी शामिल है। प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण में क्या है कि जब न्यायालय की बात की गई कि कोई न्यायालय है, उसका क्षेत्राधिकार किसी केस को लेकर नहीं है कि वो जिस केस की सुनवाई कर रहा है वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं, फिर भी उसने सुनवाई कर ली, तो न्यायालय क्या करता है, उससे उच्च न्यायालय, ठीक, जैसे मान लीजिए जिला जज है, जिला न्यायालय ने किसी सुनवाई की, लेकिन ये पाया गया कि जिला न्यायालय जो सुनवाई कर रहा है वो उसके क्षेत्राधिकार से बाहर का है, ठीक, तो हाईकोर्ट उससे उच्च न्यायालय, राज्य के स्तर का न्यायालय क्या करेगा, हाईकोर्ट जिला न्यायालय को ये प्रतिषेध रिट जारी करेगा कि आपके क्षेत्राधिकार से बाहर है और आप इस वाद पर, इस केस पर सुनवाई नहीं कर सकते, और वो केस उठा के अपने पास या जिस न्यायालय के योग्य है वहां भेज देगा। उत्प्रेक्षण में क्या होता है कि भाई सेम कंडीशन कि न्यायालय को क्षेत्राधिकार से बाहर वो कार्य कर रहा है, लेकिन क्या हुआ कि उसने फैसला भी सुना दिया, तो उससे उच्च न्यायालय, उससे जिस न्यायालय फैसला सुना उससे उच्च न्यायालय क्या करेगा, हम लोग हाई कोर्ट क्या करेगा या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उत्प्रेक्षण रिट भेजेगा, ठीक, कि आपने जो फैसला सुनाया है ये आपके क्षेत्राधिकार से बाहर है और वो फैसला पूर्ण रूप से रद्द हो जाएगा और वह केस जिसके क्षेत्राधिकार में आता है वहां पर सुनवाई उसकी होगी। उत्प्रेक्षण में ये कहा गया, ठीक। और फिर क्या है, अधिकार रक्षा।
अधिकारपेक्षा की बात की, सिंपल सी अधिकारपेक्षा, आपका क्या अधिकार है, आपका क्या अधिकार है। ऐसी रिट तब जारी की जाती है जब कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी पद के योग्य नहीं है और उस पद पर आसीन हो जाता है, तब ऐसी रिट जारी की जाती है कि आपका क्या अधिकार है ऐसे पदों को ग्रहण करने का, ऐसे पद को धारण करने का। ये बात ठीक, अधिकारपेक्षा, आपका क्या अधिकार है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी है या फिर कोई मंत्रालय में कोई पद है, वो आया, आदमी आसीन हो गया, लेकिन यह पाया गया कि यह व्यक्ति इस योग्य नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको जो है न्यायालय जो क्या करता है कि अधिकारपेक्षा रिट के माध्यम से उससे पूछ सकता है कि आपको क्या अधिकार, सिद्ध न कर पाने पर उसको पद से हटा दिया जाता है। ठीक, हम लोग बात करें अनुच्छेद 32 की, 33, 34 और 35 तीन अधिकार, तीन और बचे। देखिए 33 में लिखा है सशस्त्र बल, 33 में लिखा है सशस्त्र बल का अधिकार, सशस्त्र बलों के अधिकार की बात कही गई। ठीक, यहां पर सशस्त्र बल की नहीं, गुप्तचर संस्थाएं, इन सबको असल में मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं, ये वाले इन संस्थाओं को इन लोगों को मौलिक अधिकार ये वाले प्राप्त नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे सशस्त्र बल ऑफिसर है, ठीक, और वो गन लिए बॉर्डर पे तैनात, वो गन लिए बॉर्डर पे तैनात, ठीक, उसका मन नहीं हो रहा है, मान जस्ट सपोज 8 घंटा उसने ड्यूटी कर ली, अब उसका मन हो रहा है कि चले आराम कर, पर वो नहीं कर सकता जब तक उसकी ड्यूटी है 8 दिन, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, उसको ड्यूटी देनी पड़ेगी। वो ये नहीं कर सकता कि हमको प्राण के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार है, सोने का अधिकार है, आराम करने का अधिकार ना। सशस्त्र बल के अधिकारों की बात अलग से, उनके जो कोड हैं, उनके जो कानून हैं, उसके अकॉर्डिंग वो शासित होंगे। ये लोग ऐसे मौलिक अधिकारों की मांग नहीं कर सकते। ठीक, लोक सेवा का डीएम साहब रात को 2 बजे अगर कोई घटना घट गई तो ये नहीं कह सकते कि हमको सोने का अधिकार है तो हम 2 बजे सोएंगे, नहीं, डीएम साहब को उठ के जाना पड़ेगा, डीएम साहब को उठ के जाना पड़ेगा। गुप्तचर संस्थाएं कोई मौलिक अधिकार प्राप्त, दिन रात 24 घंटे आपको काम करने की अगर स्थिति बनती है तो आपको करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि विभाग 3 के अंतर्गत हमें जो अधिकार प्राप्त है उनके अनुसार हम इस कार्य को अभी नहीं करेंगे, कल करेंगे, कोई संभावना नहीं। ठीक, तो सशस्त्र बल गुप्त संस्था ऐसे अधिकारों की बात कहेगी। सैन्य विधि, मार्शल लॉ, इसके अंतर्गत ये होता है कि यदि भारत या किसी क्षेत्र में स्थिति इतनी दूभर हो जाए कि पुलिस प्रशासन के अलावा सेना ही आ जाए, वहां पर सेना ही आ जाए, उस संबंध में सब कुछ ध्वस्त हो जाता है और सेना की अपनी विधि लागू हो जाती है। ठीक, इस संबंध में बात करें, भारत में खास ऐसा हुआ नहीं है। फिर आते हैं अनुच्छेद 35, संसद का विधि निर्माण। आज क्या करती, संसद को पावर दी गई है अनुच्छेद 35 के माध्यम से कि भाग 3 के जो भाग के में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं इसके संबंध में कानून बनाए। जैसे मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार की बात कही गई, बात तो कह दी, लेकिन अगर इसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं होगा तो व्यक्ति ज्यादा गौर ही नहीं करेगा। इसीलिए तो भाग 3 से जुड़े प्रावधानों को अप्लाई करने के लिए संसद कानून बना सकता है। तो क्या करें, मानव दुर्व्यापार और बलात्कार के संबंध में दंड के प्रावधान के संबंध में कानून बना सकता है ताकि इसको पूर्ण रूप से अप्लाई किया जा सके। अनटचेबिलिटी हो गया, ठीक, ऐसी चीजों के संबंध में या बालकों के संरक्षण की बात हो गई, इन सब संबंधों में क्या करेगा, वो कानून बना सकता है। तो संसद को क्या दिया गया, भाग 3 के अंतर्गत जो भी प्रावधान है उसको पूर्ण रूप से लागू करने के लिए वह कानून बनाने का अधिकार रखता है। ठीक, तो ये थे मौलिक अधिकार भाग 3 से अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 35 तक। मैंने की बातों को यहां से आपसे क्लियर किया। आप लोग की परीक्षाओं में जो पूछा जाएगा वो भी यहीं से पूछा जाएगा, यहीं से पूछा जाएगा। बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन बताना है। शब्द बदल सकते हैं पर आंकड़े यही रहेंगे, फैक्ट एंड फिगर्स यही रहेंगे, ठीक है, वो भी बदलेंगे नहीं। एक बात और बची है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे और साथ ही इससे जुड़े प्रश्नों को भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग ने 2 क्लासों में जो फंडामेंटल राइट्स पढ़े देखे, नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि आखिर इससे जो जुड़े प्रश्न है वो किस प्रकार के आते हैं, किस प्रकार के आते हैं, और क्या जो ये आपने पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है, क्या वो प्रश्नों के अकॉर्डिंग है कि बस हवा में पढ़े, हवा में पढ़े। हम अपना मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, अपना मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? या तो सबसे अच्छा तरीका यही है
कि आप चीजों को पढ़िए और अपने प्रीवियस प्रश्नों को संबंध को लगाइए। अगर आप उन्हें लगा पाते तो इसका मतलब आपकी तैयारी की दिशा सही है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आप लोग को क्लास कैसी लगी इस संबंध में भी अपने कमेंट्स में इस बात को करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि हमें भी बढ़ावा मिले। सिर्फ अभी तो पॉलिटी है, भूगोल, इतिहास, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, सभी विषय आप सभी के कवर किए जाएंगे पूरी तरह से। ठीक है, तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए। तो थैंक यू।